मैं गोपाष्टमी के कार्यक्रम में श्री अन्नपूर्णा गौशाला द्वारा आयोजित कटक के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हुआ हूँ। इनका 3 दिन का गोपाष्टमी का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है, जिसके उद्घाटन सत्र में मैंने अभी हिस्सा लिया। यहाँ आकर के गाय के प्रति जो जागरूकता मैंने समाज में देखी कटक में, वो अपने आप में अद्भुत है। 500 से ज़्यादा महिलाओं ने सड़क के ऊपर गाय की जागरूकता को लेकर के अपना एक प्रोसेसन निकाला। एक अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा था। गाय के प्रति समाज में बहुत ही उत्साह है और निश्चित तौर पर आने वाला समय भारत में गोमय होगा, ऐसा इस कार्यक्रम को देख करके लगता है। गाय अभी मनुष्य की बहुत सारी समस्याओं का अकेले हल है इस पृथ्वी पर। आज चारों तरफ बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही है। बेटी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, नदी बचाओ, जल बचाओ, धरती बचाओ, जंगल बचाओ। इस बचाओ बचाओ में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है तो वो गाय कर सकती है, क्योंकि गाय हमको विष मुक्त कृषि प्रदान कर सकती है। मिट्टी के अंदर जितना भी हमने जहर डाला है, जो फसलों, फलों और उसके माध्यम से हमारे शरीर में आ रहा है, उस मिट्टी का उपचार इस धरती पर केवल देसी गोवंश के गाय के गोमूत्र और गोबर से ही संभव है। और दुनिया में कोई तरीका नहीं है कि मिट्टी को डिटॉक्सिफाई किया जा सके। जैसे ही हम इन सारे पदार्थों का सेवन करेंगे, निश्चित तौर पर हम स्वस्थ होंगे। पंचगव्य के माध्यम से मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक किया जा सकता है। कृषि में अभी बहुत सारे नवाचार विकसित हो रहे हैं, जिनमें पंचगव्य के माध्यम से और देसी गाय के माध्यम से स्वस्थ और सशक्त फसलों का, और ग्लोबल वार्मिंग में जो विदेशी फसलें हैं या जो हम खेती कर रहे थे, अभी उनके ऊपर खतरा है। लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग का भी मुकाबला केवल भारत की देसी गाय कर सकती है, क्योंकि हमारी देसी गाय 52 से 54 डिग्री टेम्परेचर में भी दूध देने की क्षमता रखती है। और ये राजस्थान में चुरू से लेकर के बीकानेर, बाड़मेर तक जो गाय है वो 52-54 डिग्री में भी दूध देती है, जबकि विदेशी नस्ल की गाय 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होते ही दुग्ध उत्पादन कम कर देती है। उसकी प्रजनन क्षमता खत्म होने लगती है, उसमें बांझपन की शिकायत आती है, जो भारतीय देसी गोवंश में नहीं आती। इसलिए भारत की समृद्धि का जो रास्ता है वो गाय के माध्यम से होकर भारत के गांव से गुजरेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। गाय के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। गाय के ऊपर जितनी आपके विचार हैं, हम तो आपके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन आपने अपना विचारों का प्रकट कभी भारत सरकार को लिखित रूप में या उत्तर प्रदेश की सरकार को भी आपने भेजा है क्या? बिल्कुल, इसीलिए सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई थी 2014 में। सरकार को जब समझ में आया तो उसने जैविक कृषि की योजना शुरू किया, और अभी उसका नाम बदल करके गोवंश आधारित भारतीय प्राकृतिक कृषि, ऐसा सरकार की योजना हुई। बहुत सारी प्रदेश सरकारों ने अपनी ब्रीडिंग पॉलिसी बनाया, जिसमें वहाँ की स्थानीय नस्लों को, देसी नस्लों को प्रमोट करने की बात हुई है। भारत सरकार जितने सीमेन स्टेशन खोल रही है, वो सब देसी गोवंश के ही सीमेन स्टेशन अब इस देश में खुल रहे हैं। आने वाले समय में विदेशी गायों का सीमन चोरी छिपे कंपनियां करेंगी। अब भारत में खुलेआम विदेशी सीमन नहीं बिकेगा। सरकार से लगातार हम लोग टच में रहते हैं, इसलिए कि किसी भी परिवर्तन को सरकार का सहयोग जरूरी होता है। तो सरकार उसके अनुरूप समाज की जागरूकता को देखते हुए अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रही है। देशी गोवंश को और गोवंश आधारित कृषि को सरकारी तौर पर भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देश के हर कृषि विज्ञान केंद्र में
देसी गाय पाल करके 500 से ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र हैं देश में। हर जिले में लगभग एक कृषि विज्ञान केंद्र है। तो वहाँ देसी गाय पालकर उसके आधार पर गोवंश आधारित प्राकृतिक खेती का मॉडल हर जिले में तैयार किया जा रहा है। ये सरकार कर रही है। कब तक होने की संभावना है ये? चालू हो गया, सबका बजट चला गया। अच्छा। कुछ जगह उन्होंने प्रारंभ भी कर दिया। और 2024 का चुनाव लोकसभा का इस देश में गाय के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में गाय शामिल करेगी। ये गाय को लेकर के देश में आंदोलन है। तो गाय को जो बीच बीच में खबर आती है कि गाय को राष्ट्रीय पशु की मान्यता दी जाए, इसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए, राष्ट्रीय पशु की मान्यता देना और राष्ट्रीय माता की मान्यता देना ये विषय ही नहीं है हमारा। हम तो ये कहते हैं कि गाय को आप संरक्षित की श्रेणी में डाल दीजिए। वो तो जगत माता है, उसको राष्ट्र माता होने की क्या ज़रूरत है? वो तो जगत की माता है। तो आप उसको संरक्षित श्रेणी में डाल दीजिए। तो जैसे ही वो संरक्षित श्रेणी में होगी, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हो सकती, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, उसका परिवहन नहीं कर सकता। और जब किसी चीज़ की संख्या कम होती है तो हम उनको इंडेंजर्ड एनिमल की श्रेणी में डालते हैं, चाहे बाघ हो, हिरन हो, भालू हो। तो गाय की भी स्थानीय नस्लों की संख्या कम हो गई, कहीं सैकड़े में बची हैं तो कहीं हज़ार में बची हैं। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि आप मत घोषित करिए इसको पशु, मत घोषित करिए राष्ट्रमाता, आप इसको संरक्षित पशु घोषित कर दीजिए, हमारी गाय बच जाएगी। उत्तर प्रदेश में गोहत्या बंदी कानून सख्ती से लागू हुआ है, इससे गोहत्या बंदी पर कुछ असर पड़ा है क्या? जो खुलेआम परिवहन और गोवंश की हत्या होती थी वो रुक गया है। और चोरी तो इस देश में होती ही रहती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में गाय काटना तो छोड़ दीजिए, कोई बदनीयती के साथ गाय पर अंगुली रखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। जय हो बाबा की। गो आधारित कृषि और नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में फ़र्क क्या है? बिल्कुल ठीक, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। देखिए, प्राकृतिक खेती का मतलब यह है कि प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त है मिट्टी को, उसके आधार पर किया जाए। तो पहले हम फसलें बदलते थे, बहुत तरह की फसलों को बोते थे। एक फसल उसके पीछे वाली फसल ने जो तत्व लिए हैं उसकी पूर्ति करती थी। अब हम केवल धान और गेहूँ 2 फसलों के रोटेशन पर हैं। तो लगातार एक ही तरह के तत्व मिट्टी में कम होते जा रहे हैं। तो गाय का जो गोबर है, उसका जो बैक्टीरिया है, वो लगभग इन सारे तत्वों की पूर्ति करता है। तो केवल प्राकृतिक खेती के आधार पे हम उन तत्वों की पूर्ति और मिट्टी की गुणवत्ता को नहीं बनाए रख सकते, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ानी है। और कार्बन की मात्रा मिट्टी में बढ़ाने का एकमात्र जो प्राकृतिक स्रोत है वो देसी गोवंश का गोबर है। इसलिए बिना गाय के प्राकृतिक खेती की कल्पना नहीं हो सकती, यही कटु सत्य है। प्राकृतिक खेती आपके हिसाब से हमारे भारतवर्ष में संपूर्ण रूप से कब तक लागू हो जाएगी? देखिए, ये मजबूरी है भारत की और दुनिया की मजबूरी है। आज आप जो अनाज या सब्जी पैदा करते हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कीटनाशकों की मात्रा निर्धारित उससे ज़्यादा है। आपके बहुत सारे कंसाइनमेंट जो है वो पोर्ट से वापस हो जा रहे हैं। आम वापस हो गया, गेहूं वापस हो गया, धान वापस हो गया। तो दुनिया के बाज़ार में अगर आपको रहना है तो आपको 100% जैविक पर आना पड़ेगा। आज के 50 साल पहले भारत में जैविक खेती होती थी। जब हरित क्रांति इस देश में आई तो फर्टिलाइज़र की एंट्री शुरू हुई। उसके पहले जब भारत बहुत बड़ा था, श्याम देश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब जब भारत के हिस्से थे, तो इतने बड़े हिस्से को भोजन कौन कराता था? सारे लोग भूखमरी के शिकार तो थे नहीं, भारत ही कराता था। तो आज भी हम आगे चल कर के प्राकृतिक आधार पर इसी धरती से, इन्हीं
जो हमारे पास वैरायटी उपलब्ध है उससे 3 गुना तक उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है कि जैविक खेती करने पर उत्पादन कम हो जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि जैविक खेती के आधार पर हम क्रमशः उत्पादन को इन्हीं फसलों से बढ़ा लेंगे। आयुर्वेद की दवाओं का तो हमारा भारतवर्ष इसका उत्पादक रहा है, यहीं से आयुर्वेद की दवाओं का जन्म हुआ है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर आज के दिन भारत में सबसे ज़्यादा एलोपैथी मेडिसिन बिक्री होती है। इसके अलावा एलोपैथी मेडिसिन का भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, जब व्यापार होता है तो उसमें वेलफेयर नहीं होता। आयुर्वेद कहता था, वो आयुर्वेद चिकित्सा का विज्ञान नहीं है, आयुर्वेद स्वास्थ्य का विज्ञान है, वो हेल्थ साइंस है, ट्रीटमेंट साइंस नहीं है। तो आयुर्वेद कहता था कि आप बीमार ही मत पड़िए। इसीलिए उसने आहार विहार पर पहला ध्यान दिया कि आप खाएंगे क्या और रहेंगे कैसे। जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है ये शैतानी विज्ञान है, आसुरी चिकित्सा पद्धति है। तो ये पहले आपको खान पान से और दिनचर्या से बीमार करती है और फिर उसकी दवाई देती है। तो अधिक प्रॉफिट के लालच में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों ने, जिनमें फाइजर है, सिप्ला है, कैडिला है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, एबॉट है, जिन्होंने भारत में अनुकूल पर्यावरण और अच्छे व्यापारिक माहौल के चलते अपनी कंपनियां की है। दुनिया के किसी देश में जो लेबर एक्ट है उससे ज़्यादा लिबरल लेबर एक्ट भारत में है या चाइना में है। तो उस प्रॉफिट के लिए उन्होंने भारत में ये कंपनियां बनाया और आज आधे से ज़्यादा भारत बीमार है बिना किसी वायरस या बैक्टीरिया के। बहुत सारी बातें आपसे आज सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। और आपकी बातों से हमें लग रहा है कि ये जितनी बातें आप बताए हैं और आपके वक्तव्य से पूरे उड़ीसावासी हम लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। और अगर कुछ आपके मन में, हम तो अभी तक अपने मन की बात आपसे पूछे हैं, आपके मन में अगर कोई संदेश उड़ीसावासियों के लिए, कटकवासियों के लिए कुछ देना चाहें तो कृपया दें। कटक देश के प्राचीनतम नगरों में है, महाप्रभु जगन्नाथ की धरती है। संकट काल में महाप्रभु ने यहाँ शरण लिया था, मैं उसको क्षमा करिएगा मुझे, नीलांचल पर्वत पर स्थापित हुए थे, वो उनके जीवन का संकट काल था। आज पूरी मानवता संकट में है, तो जो भूमि महाप्रभु को संकट काल में शरण दे सकती है, निश्चित तौर पर मानवता के संकट काल को भी उसी भूमि से रोशनी मिलने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं उड़ीसा वासियों को नमन करता हूँ, कटक की धरती को, प्राचीनतम धरती को प्रणाम करता हूँ और महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि गौ क्रांति की शुरुआत उड़ीसा की धरती से हो, यही मेरा संदेश है। जैसा आपने देखा कि यहाँ का जो आज गो कलश यात्रा जो निकली, वो कटक शहर तो 1033 साल पुराना शहर है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राचीन शहर है। इसमें जो गो कलश महिला भक्तों ने जो निकाला, ये सर्वाधिक महिला भक्तों की यहाँ पर टोली आज निकली है। कटक के इतिहास में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर गो कलश यात्रा निकाली। गो कलश यात्रा भी कटक में पहली बार ही निकला है और इतनी बड़ी सामाजिक महिलाएं, वो भी एक गौशाला के बैनर पर सबसे पहले निकली हैं। इसके ऊपर आपका क्या विचार है, बताइए। देखिए, आप इतिहास देखिए, जब पुरुष या देवता कमज़ोर होते हैं तो मातृशक्ति की शरण में गए हैं। तो हम जब भी परिस्थितियों से हारते हैं तो शक्ति की शरण में जाते हैं, वो चाहे नव दुर्गा हों, काली हों, चंडी हों। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमारे प्रयास कम साबित हो रहे थे, इसलिए आज मातृशक्ति ने सड़क पे उतर के उद्घोष किया है, गौ कलश यात्रा के माध्यम से आने वाली गौ क्रांति का आगाज़ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।